नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की एग्ज़ाम हुआ था 22 मई को व 23 मई को, उसका मैं पेपर लेकर आई। उसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को आपके सामने सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आपकी जो आने वाली परीक्षा है 19 जून को लेखपाल की, उसमें बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला। आपको समझ में आएगा कि आयोग जो है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका करंट अफेयर पूछने का क्या तरीका है और सामान्य ज्ञान के कौन से प्रश्न पूछ रहा है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। जो भी लेखपाल के विद्यार्थी, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस देखिएगा सामान्य अध्ययन से, जितने भी उसने प्रश्न पूछे हैं। चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी का सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, उसकी परीक्षा की तिथि 22 मई निर्धारित की गई थी। 22 मई को ये पेपर हुआ है। इसमें मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वह सामान्य अध्ययन से हैं। पीडीएफ थोड़ी सी आपको लग रहा होगा इसमें कि क्लियरिटी नहीं है, कोई नहीं, मैं क्वेश्चन आपको पूरी तरह से पढ़ दूंगी। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड सील्ड 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का आंसर इसमें टिक है ऑलरेडी कि ऑप्शन है आपका फिनलैंड है इसका आंसर। ये आप प्रश्न जितने भी हैं इसमें सॉल्व करें, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए या इस तरह के प्रश्न मिल जाएं। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो साइबर अभ्यास लॉक सील्ड है वह फिनलैंड द्वारा 2022 का जीता गया है। अगला प्रश्न है आपका 32वां। रॉबर्ट ग्लोब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो रॉबर्ट ग्लोब को स्लोवानिया के जो प्रधानमंत्री चुना गया है। तो स्लोवेनिया जो है वो यूरोप की एक कंट्री है, उसके ही प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं रॉबर्ट ग्लोब। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन करवाए हुए करंट अफेयर की, मैंने पूरी बुक सॉल्व करवाई हुई है। उसमें मैंने जो अभ्यास हैं वो भी करवाए हुए हैं, और किस देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उन सभी को। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थीं? तो अच्छा प्रश्न है काफ़ी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के पास टोटल कितनी रियासतें थी? तो भारत के पास में टोटल 565 रियासतें थी, जिसमें से 3 ऐसी रियासतें थीं जो कि सम्मिलित नहीं हुई थी। वह कौन सी? वह जूनागढ़, हैदराबाद की और जम्मू कश्मीर की। ये 3 रियासतें थी जिन्होंने सम्मिलित होने से मना कर दिया था। उनको आगे चल के बाद में पोलो अभियान व जनमत संग्रह के द्वारा उनको सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 34। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना में डैश आयोजित की गई थी? तो इसका ईयर पूछा है कि ब्रिटिश काल में आधुनिक जो समकालीन जनगणना थी वह कब शुरू हुई थी? तो यह आपकी शुरू हुई थी 1881 में। 1881 में पहली जनगणना हुई थी। अच्छा प्रश्न है जनगणना से। अगला प्रश्न है आपका 35। किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया था? तो उद्योग नीति प्रस्ताव जो है वह आपका 1956 में अपनाया गया था। तो इसमें बाकी जो ऑप्शंस हैं वह देखिए काफ़ी नियरेस्ट दिए हुए हैं। आप इससे एक चीज़ और भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न बनेगा उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन हो या फिर आपके सामान्य अध्ययन के, तो उसमें जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे वह काफ़ी नियरेस्ट मिलेंगे, कन्फ्यूज़ करने वाले आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आप जो भी प्रश्न पढ़ें वह ध्यान से पढ़ें और उसको आंसर को कोशिश करें कि याद कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ ना हो। अगला प्रश्न है आपका 36। महादेवपुरम के चेरा साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा डैश थी? अब महादेवपुरम में उन्होंने पूछा है कि चेरा साम्राज्य था, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? तो वहाँ पे आप ज़्यादातर उसको आप तमिल टिक करके आएंगे, लेकिन तमिल इसका आंसर ना होकर के ऑप्शन है आपका मलयालम ही है, कि मलयालम भाषा को बोला जाता था। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो अब मध्य भारत की बात कर रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री की। तो 1910 में विद्रोह शुरू हुआ था, ऑप्शन बी आपका बस्तर का विद्रोह शुरू हुआ था। वो भी मध्य भारत में कौन सा क्षेत्र है? जो भी आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र, तेलंगाना का क्षेत्र, इधर साइड में जो भी ये युद्ध शुरू हुए थे, तो वहाँ पे आपका बस्तर का विद्रोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 38। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा सख्त अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? अब ये आर्म्स एक्ट है, सॉरी मैं शस्त्र एक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, शस्त्र अधिनियम, मैं उसको क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो शस्त्र अधिनियम जो है वह आपका 1878 में पारित किया। अब देखिए आपके 2 प्रश्न ईयर से पूछे गए, एक जनगणना कब लागू हुई थी और आपका जो शस्त्र अधिनियम है वह कब आया था। तो काफ़ी नियरेस्ट क्वेश्चन पूछे गए। 1878 में जो है वह शस्त्र अधिनियम आया था और 1881 में है जनगणना पारित हुई थी। अगला क्वेश्चन है
39 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने डैश में मुलाकात की थी। तो 72 प्रतिनिधियों ने मुलाकात कब की थी? तो ये बॉम्बे में मुलाकात की थी। कब? 1885 में, तब ये स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका 40। 1919 में गांधी जी ने डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो आप 1919 में जो सत्याग्रह हुआ था वह कौन सा होता? रॉलेट एक्ट हुआ था। यह कैसा कानून था? यह आपकी जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उस पर रोक लगाने के लिए अधिनियम लागू हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता था या उस पर संदेह होता था तो उसको पकड़ के बंद कर दिया जाता था। उसके खिलाफ ही गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था और 1919 में ही जलियांवाला कांड भी हुआ था, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये 1919 में 3-4 ऐसे क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 41। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डैश ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, कि मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो उनके साथ में कौन थे? भगत सिंह के साथ में थे बटुकेश्वर नाथ दत्त, BK दत्त थे, जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और ये डेट कई बार पूछी गई है, 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके आने वाली जो परीक्षा है 19 जून को, हो सकता है प्रश्न आपका यही हो, लेकिन उसमें आपका डेट पूछ दे कि 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ था, या केंद्रीय विधानसभा में बम जो है वह किसने फेंका था, या आपसे ये स्टेटमेंट पूछ दें कि मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था, यह किससे संबंधित, किस क्रांतिकारी घटना से संबंधित है। तो प्रश्न आपके इसी से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरह से पूछे जाएंगे। हो सकता है बस उसमें लैंग्वेज का चेंजेस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42। डैश की रानी अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी आपका रामगढ़। तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की टुकड़ी की नेतृत्व किया और उन्होंने राज्य के प्रशासन को अधिकार में लिया था। तो अब देख रहे हैं आप सभी लोग के प्रश्न जो हैं वह आपके काफ़ी डीप जाके पूछ रहे हैं। सामान्य अध्ययन जो है वह काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न दिया है। आप लोग जो नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ते हैं उससे आपका काम नहीं चलने वाला। आपको हिस्ट्री में अच्छे से डीप नॉलेज गेन करनी है, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 43। टोटल 30 क्वेश्चन है। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया था? तो यह ऑप्शन डी है आपका कनाडा। जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वह आपकी कहाँ से ली गई हैं? वह आपकी कनाडा से ली गई हैं। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है? तो ये प्रश्न काफ़ी इजी है, आप सभी लोग को पता होगा। अब जो संविधान का पहला ही अनुच्छेद है उसमें ही लिखा हुआ है कि भारत जो है वह किसका? राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न है आपका 45। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में है? तो ये सभी लोगों को पता होगा। आप लोगों को जो 73 अमेंडमेंट है उसके पंचायती राज जो है वो बनाया गया था। तो ये आप अमेंडमेंट जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेखपाल परीक्षा के लिहाज से भी आपको 73वां और 74वां संविधान जो है ना, ये पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न यहाँ से बहुत बनने वाले हैं संविधान से। अगला प्रश्न है आपका 46। इसकी काफ़ी मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही थी। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम जो 22 मई को एग्ज़ाम हुआ था स्टैटिकल ऑफिसर का, उसको सॉल्व करवा दीजिए, उसका सामान्य अध्ययन। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि ये आपके 30 क्वेश्चन से आपके लेखपाल में आने वाले जो 25 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। हो सकता है 1 या 2 प्रश्न आपके सेम यहीं से आ जाएँ, तो इसलिए आप पूरा वीडियो जो है यहाँ से देखिए। इसमें 30 प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के, और आपकी जो परीक्षा है उसमें 25 प्रश्न हैं, यानी इससे भी 5 कम है। तो इसी तरह के देखिए हर पोर्शन को उन्होंने टच किया, चाहे वो इकोनॉमिक हो, हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एनिशिएंट हो, हर एक जगह से एक एक प्रश्न को ही लिया है, लेकिन उन्होंने सारे पोर्शन को टच किया है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? तो अब देखिए उन्होंने बोला जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है।
और जो कृषि वाला क्षेत्र है, कृषि का या मत्स्य का, वह क्या है, वह प्राथमिक का क्षेत्र है। और जो सर्विस सेक्टर है हमारा, वह आपका क्या है, वह तृतीयक क्षेत्रक है। तो आपको ये तीनों ही पढ़ने हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीयक में क्या आता है और तृतीयक में क्या आता है। अगला प्रश्न है आपका 47, आयत पर कर डैश का एक उदाहरण है। तो आयत पर जो कर है वह आपका व्यापार अवरोधों का, यानी ट्रेड बैरियर का एक उदाहरण है। किसका? जो आपकी टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट जो है वह ट्रेड बैरियर का एक उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। ये प्रश्न आप इस इकोनॉमिक्स वाले जो बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि इसी तरह से आपको इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो है वह आपको लेखपाल में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका 48, कर्क रेखा डैश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये प्रश्न आप सभी लोग को पता होगा, मित्र पर गमछा जार इसकी एक ट्रिक है। उससे आप 8 जो कर्क रेखा पे गुजरने वाले राज्य हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो उड़ीसा है वह वहाँ से नहीं गुजरती, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, इन तीनों से ही होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है 49, पश्चिम घाट का उच्चतम शिखर क्या है। तो पश्चिमी घाट का जो उच्चतम शिखर है वह आपका अनाईमुड़ी है। अच्छा प्रश्न, ये काफ़ी रटा हुआ क्वेश्चन है। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको हर जगह ये प्रश्न मिलेगा। तो ये प्रश्न काफ़ी इजी भी हो गया है आज के टाइम पे। अब देखिए, मिला जुला आपका जो परीक्षा है वो काफ़ी मिली जुली इसका लेवल है, कि आपको 2-4 प्रश्न जो हैं वह काफ़ी इजी हैं और बाकी जो प्रश्न है वह काफ़ी टफ लेवल के भी हैं। तो आपका मिला जुला पेपर, मॉडरेट पेपर कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपका 50, एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में है। तो टेक्टोनिक प्लेट और एशियाई और प्रशांत के बीच में जो है वो फिलीपीन प्लेट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वह ज्वालामुखी व विस्फोट आते हैं। अगला प्रश्न है 51, डैश भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका का जो पार्ट है वह उत्तर पूर्वी जो भाग है वह आपका ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में पाया जाता है। तो ये आपका ये तीनों ही है कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका और उत्तर पूर्वी में ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाती है जलवायु। अगला प्रश्न है आपका 52, 2004-5 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 2004-5 में अपने जो एशिया है वहाँ पे सबसे अधिक वृद्धि हुई है। आप जानते ही हैं कि जो भी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है, जैसे चाइना है, भारत है, ये सब किसका पार्ट है, ये सब एशिया का ही पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, एशिया में हुई है। तो मतलब ईजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 53, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है। तो यह हमेशा जो है वह लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, रेड कलर में इसको परिवर्तित कर देता है। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है। तो ये पूछा है 54, तरंग दैर्घ्य की इकाई मीटर होती है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है 55, डिटर्जेंट को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो डिटर्जेंट को आपको एक तरल पृष्ठ सांक्रिक के रूप में किया जाता है, एक लिक्विड सरफेसेंट के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 56, ये है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। स्पष्ट आकाश का, अगर आप देखते हैं आसमान में देखते हैं कि क्लियर है नीला रंग, तो वह आपका क्या होगा, प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। यह आपका प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका 57, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। इसमें ऑप्शन बी आपका सही है कि विलियम ए रॉन्टजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इजी है, आप सभी लोग को स्टार्टिंग से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको। 58 प्रश्न है, किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थलों पे किया जाएगा। तो यह ऐसा जो है आगरा में हुआ कि आगरा शहर में पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यूपी स्पेशल में इसको सम्मिलित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो ये एयरलाइन है इंडिगो। आप सब कई लोग होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से कई लोगों ने सफ़र भी किया होगा। तो इंडिगो जो एयरलाइन है वह आपका गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई, जो कि क्या है, एक स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है गगन। अगला प्रश्न है, और इस पेपर का ये अंतिम सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। इसके अलावा जो प्रश्न होंगे वह सब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन सामान्य अध्ययन का ये अंतिम प्रश्न है। अप्रैल 2022 में नीति
आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमन बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये प्रश्न इसका अंतिम था। आप सभी लोग बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं। स्टैटिकल ऑफिसर का जो ये पेपर आया था सामान्य अध्ययन का, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसा लगा। इसी तरह से आपका लेखपाल परीक्षा 19 जून को भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 25 प्रश्न सामान्य अध्ययन के इसी तरह से होंगे, सभी पोर्शन को टच किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।